रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जयंती अपने बेटे अक्षय की शादी कियारा नाम की लड़की से करवा देती है। कियारा बहुत ही तेज तरार और आड़े मिजाज की लड़की थी, जिसे ना ही फालतू काम करना पसंद था और ना ही लोगों की फालतू सुनना। ससुराल में आने के बाद वो अपनी सारी जिम्मेदारियां तो संभाल लेती है, लेकिन उसे अपनी ननद माही, जो कि किसी कारण मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, की जिम्मेदारियां लेने में बहुत कठिनाई होती थी। ऐसे ही एक दिन वो किचन में बर्तन साफ कर रही होती है, तभी वहाँ माही आकर बोलती है, भाभी भाभी मुझे भूख लगी है, आलू के पराठे बना दो ना फटाफट। अच्छा पराठे बना दो, वो भी फटाफट। गाल पे दो चाटे ना लगा दो चटाचट। जब देखो ये खाना है वो खाना है बोलकर सारा दिन मुझसे कुछ ना कुछ बनवाती ही रहती है। भाभी ने मुझे डांटा। माँ देखो भाभी बहुत बुरी है, उन्होंने मुझे डांटा। लो जरा सा कुछ कहा नहीं कि इस पगली का भोपू शुरू हो गया। अब इसकी माँ आके अपने ताने शुरू कर देगी। मिहिका की आवाज सुनकर जयंती किचन में जाती है और बोलती है, अरे बहू तुझे कितनी बार कहा है, अगर तुझे इसकी नहीं सुननी तो कम से कम चुप रह लिया कर। तुझे पता है ना, अगर थोड़ा भी तेज बात करो तो ये डर जाती है। हाँ मैं तो कोई डायन हूँ ना जो मेरी आवाज से ये डर जाती है। एक काम करती हूँ ना, मैं अपने मुंह पर टेप ही लगा लेती हूँ, तभी आपकी इस पागल बेटी को सुकून मिलेगा। माँ भाभी के मुंह पर टेप लगेगी तो वो कितनी फनी लगेगी ना। देखा आपने कैसे मुझ पर खिलखिलाकर हंस रही है। माँ जी मैं बता रही हूँ, ये कोई बीमार नहीं है, बस नाटक करती रहती है ताकि इसे कोई कुछ कह ही ना सके। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन जयंती हॉल में बैठकर मिहिका के बालों में तेल लगा रही होती है और मिहिका तेल की बोतल से खेलते खेलते सारा तेल फर्श पर गिरा देती है। तभी अक्षय भी ऑफिस से घर आकर सोफे पर बैठ जाता है और जयंती कियारा को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू जरा ठंडा पानी लेकर आना अक्षय के लिए। जयंती की आवाज सुनकर कियारा पानी लेकर आती है और फर्श पर गिरे तेल के कारण वो जोर से फिसल जाती है। उसे गिरता देखकर मिहिका उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और वो भी तेल पर फिसलकर गिर जाती है और जोर से रोने लगती है। ये देखकर अक्षय और जयंती मिहिका को उठाते हुए बोलते हैं, हाय मेरी बच्ची, तुझे कहीं लगी तो नहीं? तू ठीक है ना? कितनी जोर से फिसल गई। अरे मिहिका ऐसे रोते थोड़ी है, मिही तो अपने भैया की स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना। चलो अब रोना बंद करो। अच्छा हुआ माँ सर पर कोई चोट नहीं लगी इसे। ये सब देखकर जमीन पर पड़ी कियारा गुस्से में बोलती है, ओ पति देव, अगर बहन से फुर्सत मिल गई हो तो अपनी अर्धांगिनी पर भी नजर डाल लो। हाय मेरी कमर। जिसके बाद अक्षय उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठा देता है और बोलता है, माँ मिहिका का क्या कसूर, उसे तो खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही होती है, पर ये तो समझदार है ना, इसे तो ध्यान रखना चाहिए था। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, वो मिही से ही तेल गिर गया होगा। हाँ माँ, वैसे भी तुम अब कब तक उसकी देखभाल में लगी रहोगी? अब ये जिम्मेदारी आप कियारा पर ही छोड़ दो। एक तो मैं इस पगली की वजह से इतनी जोर से गिर गई, ऊपर से ये भी मुझे ही सुना रहे हैं। कियारा तुझे तो इस पगली नन से छुटकारा लेने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ये तो तुझे गिरा गिरा कर और इसके भैया तुझे सुना सुना कर ही खा जाएंगे। और अगले दिन अक्षय के ऑफिस जाने के बाद कियारा खाना लेकर मिहिका के कमरे में जाती है, जहां जयंती भी मौजूद होती है और कियारा खाने की प्लेट मिहिका के सामने रखकर बोलती है, देखो मिही, मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ, आलू का पराठा। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे आपके हाथ का बना कुछ नहीं खाना, आप बहुत गंदी हो, आप हमेशा मुझे डांटती हो, माँ की तरह प्यार भी नहीं करती हो। अरे तो मैं कौन सा तुझे खिलाने के लिए मरी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, भाभी दोनों कान पकड़कर तुमसे सॉरी कहती है, अब तो खा लो। मैं आपको तभी माफ करूंगी जब आप अपने हाथों से मुझे यमी यमी पराठा खिलाओगी। मिहिका के कहने पर कियारा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और साथ ही दवा भी देती है। कियारा को ये सब करता देखकर जयंती को लगता है कि उसे भी अब मिहिका की चिंता होने लगी है, जिसके बाद से कियारा मिहिका की देखभाल का नाटक करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन
जब मिहिका बाथरूम में जाती है तो पीछे से कियारा उसके कमरे को तहस नहस कर देती है और खुद से बोलती है, इस पगली की देखभाल करते करते कहीं मैं इसकी आया ही ना बन जाऊं, इसलिए इसे पागल खाने भेजना ही होगा। जिसके बाद कियारा वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब जयंती उसके कमरे में जाती है तो सब कुछ इधर उधर बिखरा देखकर वो बोलती है, हे भगवान, पूरे कमरे का सत्यानाश कर रखा है इस लड़की ने। अब इस बुढ़ापे में मैं ही इसका कमरा संवारती रहूं क्या? इतने में मिहिका बाथरूम से बाहर आती है और अपने कमरे को देखकर बोलती है, मेरे कमरे को आपने गंदा किया ना माँ, मेरे सारे टॉयज जमीन पर फेंक दिए, आप बहुत बुरी हो। इतना कहकर मिहिका तकिया लेकर जयंती के ऊपर फेंकने लगती है। तभी अचानक से कियारा वहाँ आ जाती है और तकिया उसके मुंह पर लगता है। जिसके बाद जयंती बोलती है, बहू तुझे लगी तो नहीं? मिही, ये कैसी बदतमीजी कर रही है बेटा? कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी इसका कमरा ठीक कर देती हूँ, आप बाहर जाइए, नहीं तो ये फिर से चिल्लाने लगेगी। कियारा के कहने पर जयंती वहाँ से चली जाती है और कियारा मिहिका को गले से लगाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं मिही, भाभी तुम्हारा सारा कमरा साफ कर देगी। भाभी आप बहुत प्यारी हो, माँ बहुत बेकार है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जयंती और अक्षय हॉल में बैठे होते हैं। तभी जयंती कियारा को बुलाते हुए कहती है, बहू जरा इधर तो आना। जी कहिए माँ जी। बहू, वो 5 नंबर वाली सुजाता है ना, उसने अपनी 50वीं सालगिरह पे एक जश्न रखा है, तो सबको वहाँ जाना था, लेकिन मैं मिही को छोड़कर तो जा नहीं सकती, इसीलिए तुम दोनों चले जाओ। माँ जी आप भी ना, सुजाता आंटी आपकी इतनी अच्छी दोस्त हैं, अगर आप नहीं जाएंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए आपको जरूर जाना चाहिए। और रही बात मिहिका की, तो मैं हूँ ना उसके लिए, इस मौके का फायदा तो मैं उठा कर ही रहूंगी। अब इस पागल को मेंटल हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगले दिन दोनों माँ बेटे अच्छे से तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं और मिहिका अपने कमरे में सो रही होती है। तभी कियारा सारे हॉल की चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर मिहिका हॉल में आती है और अपनी भाभी को ये सब करता देखकर बोलती है, भाभी भाभी आप ये सब क्यों तोड़ रहे हो? माँ बहुत गुस्सा होगी, भाभी ऐसा मत करो। इतना कहकर वो अपने हाथ में चाकू लेकर खुद को चोट पहुंचाती है। ये देखकर मिहिका उसके पास जाकर चाकू ले लेती है। तभी अक्षय और जयंती घर आते हैं और मिहिका के हाथ में चाकू और कियारा के हाथ पर खून बहता देखकर हैरान हो जाते हैं और कियारा बोलती है, मिहिका ये चाकू मुझे दे दो, वरना तुम्हें नुकसान हो सकता है। ये सब देखकर जयंती और अक्षय को लगता है कि कियारा को मिहिका ने ही चोट लगाई है, जिसे देखकर जयंती मिहिका के पास जाकर उससे चाकू छीनकर उसे एक जोरदार तमाचा मारकर बोलती है, इस लड़की के पागलपन ने तो हद ही कर दी है। उस दिन मुझे और आज अपनी भाभी को चोट पहुंचा दी तूने। मैंने सोचा था कि घर के माहौल में रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अब नहीं, तुझे पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। मुझे कहीं नहीं जाना, भैया माँ को बोलो ना मुझे कहीं नहीं भेजे। जिसके बाद वो मिहिका को लेकर कमरे में चली जाती है और अक्षय भी कियारा के हाथ पर पट्टी कर देता है। अक्षय को यूं उदास देखकर कियारा बोलती है, माना माँ जी के फैसले से आप खुश नहीं हैं, पर मिहिका के लिए यही सही रहेगा। मेरी वजह से ही मिहिका की ये हालत है। मतलब? जिसके बाद अक्षय उसे बताता है कि एक दिन अक्षय के रैश ड्राइविंग करने के कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मिहिका के सर पर गहरी चोट आई थी और इस वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। ये सुनने के बाद कियारा मन में बोलती है, इसका मतलब सच में मिहिका बीमार है और मैं सोचती रही कि ये सब उसका नाटक है। ये मैंने क्या कर दिया? और ऐसे ही अगली सुबह जयंती मिहिका को पागल खाने के लिए जोर से खींचती हुई लाती है, तो मिहिका का हाथ छुड़वाते हुए कियारा बोलती है, माँ जी मिही कहीं नहीं जाएगी। आप लोगों ने कल जो भी देखा वो सब कुछ मेरा बनाया प्लान था, ताकि मुझे इसकी देखभाल से छुटकारा मिल सके। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम्हें क्या लगता है, ये सब सुनकर हम तुम पर भरोसा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमें बहू को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। इतना कहकर दोनों कियारा को माफ कर देते हैं
और कियारा भी मिहिका का पूरे मन से ध्यान रखती है। मोना एक बहुत ही शर्मीली और भोली लड़की थी जो कि बहुत ही शरीफ खानदान से थी। उसकी माँ विविधा और पिता विकास दोनों ही उसके शर्मीलेपन से दुखी रहते थे। उसकी शादी के लिए जो रिश्ते आते वो एक तेज तर्रार और चालाक लड़की चाहते थे, इसलिए उसे कोई पसंद ही नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए सुनील नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके पिता धीरज और माँ सीता बहुत ही अच्छे होते हैं। मोना बेटा, अपने हाथों से जो समोसे बनाए थे ना, ले आओ मेहमानों के लिए। लीजिए ना, समोसे खाइए। अच्छा, और बता बेटा, कहाँ तक पढ़ी है? हाँ, वो जी मैंने ग्रेजुएशन की है। अरे बहुत ही बढ़िया बचवा। आज का जमाना में तो लड़की सबके खूब पढ़ा लिखे चाहिए। उरे के समोसा तो हम दुकान से मंगवाई ले। बताओ। अजी बिल्कुल सही बात कही आप लोगन ने। जब मोड़ा मोड़ी अकेलन में कुछ बात करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। अपन लोग अंदर चल के बैठ जाते हैं। वैसे आप क्या क्या बना लेती हैं? जी मैं जी देखिए, आप शर्माइए मत। हमें बात करने से ही तो एक दूसरे के बारे में पता लगेगा ना। तभी दोनों परिवार वाले आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। शर्मीली की शादी हो जाती है शर्मा हाउस में और बन जाती है मिस मोना शर्मा। और अब वक्त आ चुका था कि सीता अपनी बहू से घर का काम करवाए। अरे बहू। हाँ जी माँ जी, कहिए। सुन ले ध्यान से, अब से बाजार जाकर घर का राशन और सब्जियाँ तू ही लेकर आएगी। हाँ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे ये सब नहीं आता। मैं बाहर नहीं जा सकती। अरे लेकिन तू तो ग्रेजुएट है, फिर क्यों नहीं जा सकती बाहर? पगली है का? वो माँ जी, मुझे बहुत शर्म आती है बाहर जाने में। मैं नहीं जाऊंगी। अरे शर्म किस बात की? वो दुकानदार और सब्जी वाला तेरा जेठ लगता है क्या? ये सुनकर मोना वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है और सीता ये सब देख हैरान रह जाती है। धीरे धीरे घर वालों को उसकी हरकतें देख पता लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सुनील उसकी इस आदत को परखने के लिए कुछ उपाय सोचता है। अरे मोना, तुम तो मेरी मोना डार्लिंग हो। आओ पास में बैठो मेरे। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। वो ये कहकर फिर से वहाँ से भाग जाती है। ये देख सुनील हैरान हो जाता है। अरे मेरी मोना डार्लिंग, अरे सुनो तो, जरा वो टेबल पे से मेरा टॉवल तो दो। हाँ जी, आप ही ले लीजिए ना। मैं कैसे पकड़ाऊँ आपको? अरे यार, एक तो तुम इतना शर्माती क्यों हो? तुम बाबूजी को खाना नहीं देती, बाजार जाने में तुम्हें शर्म आती है, मेरे पास बैठने में तुम्हें शर्म आती है, ऊपर से ये घूंघट। इतना लंबा घूंघट आज के समय में करता है कोई? घूंघट प्रथा इस घर में नहीं चलती। जी मैं क्या करूं? आप सब लोग नए हैं ना मेरे लिए, इसीलिए मुझे थोड़ी शर्म आती है। ये सुनकर सुनील गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। सुनील का ये व्यवहार मोना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शर्मा हाउस में सीता की बहन अनुपमा आती है। बहू देख, कौन आया है? अरे कहीं ये मेरी बहन को देख के भाग ना जाए, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। हाँ जी माँ जी। अरे बहू, पैर छू इनके, ये भी तेरी मौसिया सास है। हाँ। मोना अनुपमा के पैर छूती है और अनुपमा उसे आशीर्वाद देकर कहती है, रे बहू, ये इतना लंबा लंबा घूंघट क्यों किया है? हटा इसे, तेरा चेहरा तो देखूं। मोना शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। ये देख अनुपमा चौंक जाती है। रे सीता, तेरी बहू पागल है के? यूं मुंह छुपाकर भागी जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। अरे नहीं दीदी, बस वो ये थोड़ा सा शर्माती है और कुछ नहीं। ओए थोड़ा नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा है। ना जाने किसी बहू है तेरी, ऐसे तो पूरे समाज में तेरी नाक कटवा देगी ये। रख कहाँ से उठा के लाई है तू? ये सुन
सीता को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो उसे वहीं खरी खोटी सुनाने लगती है। अपनों का ये व्यवहार मोना को बहुत दुखी कर देता है, जिसके कारण वो रोते रोते अपने मायके चली जाती है और सोचती है कि कैसे वो अपने इस शर्मीलेपन को दूर करे। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर के पास ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं। वो उसे ज्वाइन कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी, बोलने का ढंग, पहनावा आदि में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही एक दिन वो रास्ते से जा रही होती है, तभी कुछ बदमाश लड़के उसे सीटी मार मार कर छेड़ने लगते हैं। एकदम टॉप का माल लग रही है इस रेड टॉप में। ओह मिस्टर, हाउ डेयर यू, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तेरी इतनी मजाल, कलुआ द डॉन को धक्का दिया। तेरी तो धक्का ही नहीं, मुक्का भी बहुत अच्छा मार लेती हूँ। निकलो यहाँ से। इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अभी इसके हाथ पैर बांध दो रस्सी से और ले चलो अपने अड्डे पे। शक्ल देखिए अपनी, आलू के जैसी। मेरे पास मत आ जाना, बदतमीज कहीं के। तभी अचानक मोना का पति सुनील वहाँ आ जाता है। अरे अकेली लड़की को देखकर छेड़ते हो? अरे बदमाशों, मार मार कर सुजा देंगे तुम्हें, यहीं गोलगप्पा बना देंगे अभी तुम्हारा। सुनील के पीटने पर गुंडे भाग जाते हैं। जी थैंक यू। अरे तुम तो मोना हो ना, मेरी बीवी? जी हाँ, मैं आपकी मोना, आपकी अपनी मोना डार्लिंग। वैसे आप यहाँ कैसे? हाँ, वो बस ऑफिस के कुछ काम से आया था मैं। नो इट्स ऑल राइट, डोंट हेजिटेट। मोना, तुम तो बहुत बदल गई हो। ये बोलने का लहजा, ये कॉन्फिडेंस, ये चाल पहनावा। क्या करूं, बदलना पड़ा। तंग जो आ गए थे आप सब मेरे शर्मीलेपन से। हमें माफ कर दो मोना, बीती बातों पर मिट्टी डालो यार और वापस आ जाओ घर। मोना सुनील को माफ कर देती है। नहीं नहीं, आप सबकी भी कोई गलती नहीं थी। उस वक्त में मैं थी ही कुछ ऐसी। इस तरह सुनील मोना को अपने घर ले जाता है और उसका ये बोल्ड अवतार देख उसके साथ सीता के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये मोना जैसी दिखने वाली लड़की कौन है? हाँ जी माँ जी, मैं मोना, आपके घर का सोना। और आप बताओ, ठीक तो हो ना? अरे ये सपना है या धोखा? मेरी बहू ने आज बातों का मारा चौका। अरे माँ जी, अब हमें अंदर भी आने दो। रुक, आरती की थाली ले आऊं। शर्मा खानदान की शर्मीली बहू का हद से ज्यादा शर्माना जो बंद हुआ। अरे रुक। नहीं नहीं माँ जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अरे वाह, मोना तो बहुत तेज हंसी। लग ही नहीं रहा था कि वो वही शर्मीली बहू है। ऐसे ही पूरा परिवार मोना के इस तेज तर्रार और समझदार अवतार से बहुत खुश रहने लगा था। तो वही मोना भी अब लोगों को देखकर भाग नहीं जाती, बल्कि उनसे बैठकर बातें करने लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।